अच्छा, इसमें ना जो जो लेटेस्ट है पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चन यही है रिलेटिंग टू भुट्टो। जो अगर हम करक्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन ऑन भुट्टो। एक तो 14 मार्क्स का नॉर्मली जो क्वेश्चन होता है, ये इवन इट कुड बी द 7 मार्क्स एज वेल, दैट कुड बी अबाउट द रूल ऑफ द भुट्टो, हिज रिफॉर्म्स। हम्म, तो मेनली भुट्टो के जो रिफॉर्म्स थे, अगेन लाइक ऑलमोस्ट सेम जैसे अयूब खान के रिफॉर्म्स थे। एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, फिर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स थे भुट्टो के, थर्ड वन वाज जैसे सोशल रिफॉर्म्स। तो इनमें जी। कंपैरिजन होता है। तो जो हम नॉर्मली द मोस्ट सक्सेसफुल रिफॉर्म्स जो भुट्टो के समझे समझे जाते हैं, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो ओके, हाँ, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल समझे जाते हैं भुट्टो के। अब बिगिनिंग द रूल ऑफ द भुट्टो कि जैसे आफ्टर द डिसमेंबरमेंट ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान, तो डेफिनेटली आधा मुल्क टूट चुका था। तो इट वाज अ वेरी क्राइसिस सिचुएशन ना। एक कंट्री वाज जी। डीमोरलाइज्ड, पीपल वर डीमोरलाइज्ड। तो जो अब आर्मी के लिए या जनरल जया खान के लिए टू कंटिन्यू, दैट वाज डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज टू बी ब्लेम्ड फॉर द डिसमेंबरमेंट, क्योंकि वही ही वाज ऑल इन ऑल, वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, सारी अथॉरिटी उसके पास थी। तो उसके लिए कंटिन्यू करना रूल डिफिकल्ट था, तो ही रिजाइन जी। 16 या 17 दिसंबर को ना। तो uh, फिर पावर वाज हैंडेड ओवर टू भुट्टो। रीजन बीइंग कि जो भुट्टो की पार्टी थी, पीपल्स पार्टी, दैट हैड मेजोरिटी इन द इलेक्शन रिजल्ट इन द वेस्ट पाकिस्तान। जो वन टोटल 138 सीट्स थी, जिसमें भुट्टो की पीपल्स पार्टी हैड वन 81 सीट्स। तो भुट्टो वाज अ पॉपुलर लीडर एज वेल। तो इस क्राइसिस सिचुएशन में इस तरह के बंदे की जरूरत थी जो लोगों को जो उनके मोरल है उसको अप करे, और जो सिचुएशन जैसी भी है उसको फेस करे। तो भुट्टो ने काफी उस लिहाज से पॉपुलर लीडर लीडर भी था, एम्बिशियस भी था। तो ही हैड लॉट ऑफ रिफॉर्म्स इन माइंड टू इम्प्लीमेंट। तो वो चाहता था कि उसको एक लिहाज से कंप्लीट पावर होनी चाहिए इन द कंट्री। तो व्हाट ही डिड कि आर्मी में उसने काफी जो सीनियर लेवल पे लोग थे, दे वर वर्किंग, उनको उसने रिमूव किया और अपनी मर्जी के जो लोग थे वो अपॉइंट किए आर्मी से, सो दैट ही कैन हैव अ फुल बैकिंग ऑफ द आर्मी। और उसके जी। बाद जो इमीडिएट प्रॉब्लम था पाकिस्तान का, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग था। तो पहले भुट्टो को एक यूनिक एक उसकी पोजीशन थी कि ही वाज द फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल। जबकि चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स आर ऑलवेज फ्रॉम द आर्मी, जो सीनियर मोस्ट होता है। मगर एक ट्रांजिशन फेज था, जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना, फिर देन भुट्टो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। अभी कॉन्स्टिट्यूशन तो पाकिस्तान का कोई नहीं था, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस शुरू किया, नेशनल असेंबली का। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया। मीनवाइल वॉर के बाद जो पाकिस्तान के आर्मी थी ईस्ट पाकिस्तान में, नोन नाउ बांग्लादेश, और जो हमारे सिविलियन ऑफिसर्स थे नंबरिंग 90,000, दे वाज द प्रिजनर्स ऑफ द वॉर विद इंडिया। और पाकिस्तान का कुछ इलाका था कश्मीर में, वो भी इंडिया के कब्जे में था। तो अब ये इश्यूज वर टू बी रिजॉल्व। तो जो भुट्टो था, ही विजिटेड इंडिया, और वहां पे सिमला एग्रीमेंट वाज साइन। अब सिमला एग्रीमेंट के बेसिस पे पाकिस्तान वाज इन वीकेस्ट पोजीशन ड्यूरिंग द सिमला एग्रीमेंट। मगर ये भुट्टो जी। की जीनियस थी कि वी डिड नॉट लूज फर्दर। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर का इशू था। अब इंडिया ये चाहता था कि वो कश्मीर पे बार्गेन करे और पाकिस्तान को कहे कि जो कश्मीर को इंडिया का जो इंडियन कंट्रोल कश्मीर है उसको इंडिया का हिस्सा मान ले, तो जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है वो पाकिस्तान का हो जाए, और दिस वे कश्मीर इशू शुड बी रिजॉल्व। मगर इसने बड़ा टेक्टफुली हैंडल किया, और ही डिड नॉट गिव अप ऑन द कश्मीर इशू।
इंस्टेड मैक्सिमम क्या हुआ कि जो पाकिस्तानी कंट्रोल और इंडियन कंट्रोल कश्मीर था उसके दरमियान एक लाइन थी, दैट वाज नोन एज अ सीपर लाइन, दैट वाज रीनेम्ड एज अ लाइन ऑफ द कंट्रोल। मगर इंडिया के प्रेशर के बावजूद इट वाज नॉट डिक्लेयर्ड एज अ इंटरनेशनल बॉर्डर। उसने उसके डिस्प्यूटेड रीजन का जो स्टेटस था वही रहने दिया। बस उसमें ये था कि इसने भुट्टो ने एग्री ये किया कि वी वुड रिजॉल्व कश्मीर इशू बायलैटरली, सिर्फ इतनी कंसेशन थी। और कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी था वो वही रहा। और इंडिया के चाहने के बावजूद कि वो बस एक इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाए कश्मीर पे, तो पाकिस्तान कश्मीर के मसले को छोड़ दे, पाकिस्तान ने वो गिव अप नहीं किया। फिर जो हमारा कश्मीर के एरिया में जो इंडियन कंट्रोल कुछ इलाकों पे इंडिया का कब्जा था, इंडिया ने वो भी छोड़ दिया। और फिर प्रिजनर्स ऑफ द वॉर वाज रिलीज। तो उस लिहाज से इन अ गिवन सिचुएशन सिमिलर एग्रीमेंट वाज अ सक्सेस फॉर द भुट्टो। और साथ ही फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस भी चल रहा था मुल्क का। और इसी दौरान 1973 में पाकिस्तान का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन वो भी बन गया। और उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो यूनिक फीचर जो था वो ये था कि इट वाज एग्रीड बाय ऑल पाकिस्तानी, जो भी नेशनल असेंबली के अंदर मेंबर्स थे, जो भी मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी, दे ऑल एग्रीड। और उसमें इवन बार्गेनिंग भी हुई जो भी होनी थी। फॉर एग्जांपल पंजाब में तो सिंध में पीपल्स पार्टी हैड वन द इलेक्शंस। जो एनडब्ल्यूएफ था बलूचिस्तान था, वहां पे अपोजिशन की दूसरी पार्टीज थी जैसे जमीयत उलमा इस्लाम, और उस वक्त पार्टी होती थी नेप, नेशनल अवामी पार्टी। तो उन्होंने वो जीता था, तो वो उनकी हुकूमत बनती थी। तो उन्होंने ये बार्गेन किया कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें दे वुड बी द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो उनके कहने पे वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज इंश्योर्ड। फिर उनकी ये भी डिमांड थी कि वहां पे जो अपॉइंटमेंट्स होगी गवर्नर्स की, दैट वुड बी विद द अप्रूवल ऑफ द, जो जिन पार्टीज की वहां पे हुकूमत होगी उनकी अप्रूवल से होगी। भुट्टो ने उनकी ये बात मान ली, तो दे आल्सो अग्री टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पाकिस्तान का वो जो था यूनानिमसली एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन था जो अभी तक चल रहा है। और साथ ही जो भुट्टो ने बाद में वहां पे प्रॉब्लम्स हुए इधर एनडब्ल्यूएफपी में और बलूचिस्तान में, फिर वहां की वो गवर्नमेंट को डिसमिस किया। फिर बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी हुई, तो ही ट्राई टू टेकल द इंसर्जेंसी एज वेल। वो एक नेगेटिव साइड थी कि एक जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम में मेच्योरिटी आनी चाहिए थी वो नहीं आ सकी, क्योंकि वहाँ की जो बाकी जो अपोजिशन की जो गवर्नमेंट्स थी दो प्रोविंसेस में, वो दोज वर रिमूव। और इकोनॉमिक लेवल पे उस जमाने में there were 22 families who were controlling Pakistan's 80% इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, जिसमें इंडस्ट्री हो या पाकिस्तान के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो। तो उन 22 फैमिलीज की एक मोनोपोली थी ऑन द ट्रेड। इवन जो इंडस्ट्रीज ने जो देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ द गुड्स ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट। तो भुट्टो ने क्या किया कि ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ द नेशनलाइजेशन, जो बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर था और बड़ा कंट्रोवर्शियल भी था। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या थी कि जो मेन इंडस्ट्रीज थी पाकिस्तान की, दोज वर टेकन इन द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन गई। उससे उसका फायदा क्या हुआ कि जो एक होर्डिंग हो रही थी, जो मोनोपोली थी फॉर द प्रॉफिट, वो खत्म हो गई। उस वक्त जो पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट था वो काफी ज्यादा हाई था, 25% था। इट वाज ब्रॉट डाउन टू 6%। जो महंगाई थी वो कंट्रोल में हो गई। और मगर उसमें एक प्रॉब्लम था कि उस टाइम में ना एक इंटरनेशनल रिसेशन भी चल रहा था इकोनॉमिक। भुट्टो का ये ख्याल था कि वो गवर्नमेंट कंट्रोल में आ जाएगी, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज की जाएगी, फिर जो उसका जो प्रॉफिट होगा वो मुल्क के पास आएगा, और वो फिर जो वर्कर्स है उनके दरमियान भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। मगर उस वक्त एक तो इकोनॉमिक रिसेशन थी, तो इंटरनेशनली जो डिमांड थी चीजों की कम थी। सेकेंडली फिर ये था कि जो पहले जो इंडस्ट्री जो लोग चला रहे थे, जो ओनर्स थे, दे न्यू देयर बिजनेस वेल, वो बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अब क्या हुआ कि सरकारी ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड टू रन द इंडस्ट्री, अब उनका कोई तजर्बा नहीं था। तो फिर
इंडस्ट्रीज प्रॉपरली नहीं चल पा रही थी, वो एफिशिएंसी वाला नहीं था एलिमेंट। सेकेंडली उसके साथ फिर यूनियंस बन गई, फिर यूनियन की मोनोपोली हो गई। तो लॉन्ग टर्म में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसमें लॉस हुआ। रीजन कि ग्रोथ पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज की रुक गई। जो लोग अब इंडस्ट्री लगाना भी चाहते थे, दे वर फियरफुल कि अगर वो अपनी कोई इंडस्ट्री लगाते हैं और इफ दैट इज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट तो उनका पूरा लॉस हो जाएगा। इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स भी मुल्क से चले गए। तो लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी थी उससे नुकसान हुआ पाकिस्तान को। तो आप एक फायदे का पैराग्राफ लिख सकते हैं, एक नुकसान का लिख सकते हैं, द वे दीज आर रिटन हियर। साथ ही इसमें भुट्टो ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, तो उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट था। पहले ही लोगों को पता लग गया था कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो लोगों ने क्या किया कि जो एक्स्ट्रा जमीन थी तो वो पहले ही अपने रिलेटिव्स के नाम पे कर ली या फार्मर्स के नाम पे कर ली, लैंडलॉर्ड्स ने। रीजन दैट कि वो एक्स्ट्रा जमीन ना हो जो वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो जी मेन जो इसका फायदा होना था लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का, इस तरह नहीं हो सका। और अगेन जो सीलिंग थी, जो लिमिट थी लैंड रिफॉर्म्स की, दैट वाज हाफ ऑफ द अयूब खान। जैसे अयूब खान के टाइम में कोई भी लैंड ओनर जो था वो 500 एकड़ जमीन रख सकता था इरिगेट, दैट वाज रिड्यूस्ड टू 250। और फिर एक सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर वाज इंट्रोड्यूस। बाजार तो बड़ा अच्छा था, वो ये था कि अगर कोई फार्मर अपनी लैंड को कल्टीवेट कर रहा है, इफ ही इज वर्किंग देयर, तो ही वाज नॉट रिमूव फ्रॉम हिज लैंड, उससे वो नहीं ली जाएगी। और ताकि उसको ये पता हो कि ही वुड कंटिन्यू देयर, तो ही वर्क्स हार्ड और बेहतर से बेहतर जमीन को करने की कोशिश करे ताकि एग्रीकल्चरल आउटपुट हमारी बेहतर रहे। मगर कुछ फार्मर्स को तो इसका फायदा हुआ, मगर अ, ये इस स्टेप का भी लोगों को पहले से पता था। लैंड जो बड़े लैंड लॉर्ड्स थे तो उन्होंने पहले से ही मेस लेवल पे इवेक्शन कर दी थी लोगों की, पहले ही फार्मर्स को निकाल दिया था। या फिर उन्होंने झूठ बोला कि जो जमीन है वो सेल्फ इरिगेटेड है, कि दे आर देमसेल्व्स फार्मर। तो उसका जो एक इम्पैक्ट होना चाहिए था वो नहीं हो सका। फिर एक और भी रूल बनाया गया था कि अगर कोई लैंडलॉर्ड जमीन अपनी बेचना चाहता है तो फर्स्ट राइट वुड बी ऑफ द फार्मर। बजाया तो ठीक था, मगर फार्मर्स जो थे वो गरीब थे, हाउ दे कैन अफोर्ड टेकिंग लैंड। तो ये बाहर तो अच्छे रिफॉर्म्स नजर आ रहे थे, मगर उसका उस लेवल का फायदा नहीं हो सका। तो हाँ, तो नॉर्मली हम यही समझते हैं कि यही समझा जाता है कि जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है वो भुट्टो के इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सके। ऑल्दो उनकी लिमिटेड सक्सेस थी, फार्मर्स को कुछ कुछ हद तक उनको अपने राइट्स मिले। फिर एजुकेशनल रिफॉर्म्स की हम बात करें तो उस जमाने में पाकिस्तान की जो एजुकेशनल लिटरेसी रेट है वो कम था, 25% था। भुट्टो ने प्राइमरी तक फ्री एजुकेशन की। अब एक्सपेक्टेशन ये थी कि लोग अब बच्चों को स्कूल्स में भेजेंगे, ज्यादा हमारे पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी उस वक्त, दैट दे वर लिविंग इन द रूरल एरिया, वहां पे गुर्बत थी। तो पीपल वर एम्प्लॉइंग देयर चिल्ड्रन इनटू फार्म्स, कि वो अपने पेरेंट्स की या अपनी फैमिली की हेल्प करते थे ना, इन जी जी डिफरेंट, हाँ, डिफरेंट फार्म एक्टिविटीज में। अब ऑल्दो एजुकेशन वाज फ्री बट दे कुड नॉट अफोर्ड सेंडिंग देयर चाइल्ड टू स्कूल। अगर वो स्कूल्स में जाएंगे तो उनको फार्म पे कौन काम करवाएगा, उनकी जगह दे कुड नॉट हायर द पीपल। तो उस लेवल पे रूरल एरियाज में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ एजुकेशन का। उस सेकेंडली फिर नए स्कूल्स खोले जाने चाहिए थे, नए टीचर्स इंडक्ट करने चाहिए थे, गवर्नमेंट के पास इतने फाइनेंसेस नहीं थी। सिटीज में क्या हुआ कि उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स को भी जो हो खत्म करके दे टुक ओवर इन द गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो उससे ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिक्रीज हुई। फिर एक स्कूल में the number of students increased because all students were to be given the admission, तो quality of the education also उससे अफेक्ट हुआ। और एट द एंड में क्या हुआ, सिर्फ 1% इंक्रीज हुई लिटरेसी लेवल पे ना, कि 25 से 26% हुई। तो वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी इतने इन दैट वे सक्सेसफुल नहीं थे। हेल्थ रिफॉर्म्स में ये सक्सेस वाला भी एलिमेंट था और फेलियर वाला भी एलिमेंट था। फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि पर 60,000 रूरल एरियाज में एक रूरल हेल्थ सेंटर होगा।
और जो सिटीज वाले एरिया थे, अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन के लिहाज से पर 20,000 की एक स्ट्रेंथ पे एक बेसिक हेल्थ यूनिट होगा सिटीज में। तो इससे एक तो फायदा हुआ कि लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिलनी शुरू हो गई, जो पहले लोगों को इतनी नहीं मिल रही थी। साथ ही इन्होंने ये भी लॉ बनाया कि जो भी डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर होगा, तो वो फर्स्ट ईयर जो है वो ही कुड बी एम्प्लॉयड एनीवेयर, ताकि अगर शहरों में रूरल एरियाज में उसको भेजा जाएगा तो वो एतराज नहीं करेगा, ताकि रूरल एरियाज को भी प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी मिले। साथ ही इन्होंने एक और भी काम किया कि जो मोनोपोली ऑफ द मेडिसिन कंपनी थी उसको, दैट वाज ब्रोकन। हाउ कि पहले एक कंपनी अपने नाम से कोई मेडिसिन जो थी वो प्रोड्यूस करती थी, और फिर उसके नाम वाली और कोई जो थी और कंपनी दवाई नहीं बना सकती थी। एक पेटेंट का था, पेटेंट राइट से कि एक मेडिकल कंपनी ने एक मेडिसिन बनाई, अपनी रिसर्च के बेसिस पे वो कॉपी नहीं हो सकती। तो भुट्टो ने वो सारा खत्म कर दिया। उसने कहा कि कोई भी किसी भी दवाई का नाम कंपनी के नाम से नहीं होगा, उसका जो फार्मूला होगा उसके नाम से होगा, तो दैट कैन बी कॉपीड बाय अदर्स एज वेल। तो इससे क्या हुआ कि मेडिसिन की लिमिट, जो कीमत थी वो काफी कम हो गई। अब लॉन्ग टर्म में इसका क्या नुकसान हुआ? कॉपी हाँ, कॉपी एनीबडी करने से मतलब हाँ, एक, तो उसमें मतलब और भी तो मतलब जो फार्मेसीज होंगी वो बना सकती हैं, हाँ इसका वो बना, नुकसान तो नहीं होना चाहिए। हाँ उसमें ये था कि उसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है पेटेंट का कि फॉर एग्जांपल एक बीमारी है, किसी खास कंपनी ने रिसर्च किया, दे वर्क हार्ड, दे गेव देयर रिसोर्सेज फॉर द रिसर्च, उन्होंने साइंटिस्ट को इंडक्ट किया, तो उसने अपनी दवाई जी बनाई, तो उसका खर्चा आया। तो फिर वो रजिस्टर करवाते हैं अपने नाम पे कि ये हमने, इस दवा को हमने बनाया है और इसका ये फार्मूला है, और कोई कंपनी इसको नहीं बना सकती। तो फिर वो अच्छा उनकी मोनोपोली हो जाती है, वो जो कीमत फिक्स करना चाहें वो फिक्स कर सकते हैं, और फिर उससे वो कमाते हैं। मगर ये वाला सिस्टम खत्म कर दिया। इससे ये हुआ कि अब जो कोई भी कंपनी नई मेडिसिन क्यों बनाए, क्योंकि उसके तो रिसर्च करनी पड़ती है, अपने रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं, तो उनका फिर इन दैट वे वो इंसेंटिव खत्म हो गया। तो इससे क्या हुआ कि जो फॉरेन कंपनीज थी वो पाकिस्तान से चली गई काफी, और फिर क्वालिटी कंप्रोमाइज हो गई। सब उसी फार्मूले की दवाई बना रहे थे, कंपनी का नाम नहीं था, क्रेडिबिलिटी नहीं थी, तो कंपनी जो ड्रग्स की जो क्वालिटी थी दैट वाज डिक्रीज्ड। लॉन्ग टर्म में ये उसका नुकसान हुआ। तो इसका फिर फायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। आखिर में कुछ लिमिटेड लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी भुट्टो ने किए थे, खासतौर पे सिविल सर्विसेज के लिहाज से। देयर वाज अ नंबर ऑफ ग्रुप्स इन्वॉल्व, उनको उन्होंने यूनिफाइड पे स्केल में इंक्लूड कर लिया। और फिर ये भी कहा भुट्टो ने कि सीनियर लेवल पे भी डायरेक्ट इंडक्शन हो सकती है। तो इस पे फिर ये क्रिटिसिज्म आया था कि सीनियर लेवल पे अगर डायरेक्ट इंडक्शन होगी विदाउट एनी प्रमोशन, तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्जी के लोगों को भी सीनियर लेवल पे डायरेक्ट इंडक्ट कर सकती है। तो इस पे भी क्रिटिसिज्म आया कि दैट वाज डन भुट्टो डेलिबरेटली, सो दैट वो अपने जो उसके हैं लॉयल्स हैं उनको वहां पे लगा सके। तो जी ये इस पे 14 मार्क्स का जो है वो मेन क्वेश्चन आता है भुट्टो के रिफॉर्म्स पे। और इसी तरह ये मेनली 3 to 4 रिफॉर्म्स हैं, और हम इस पे 7 पैराग्राफ आराम से डेवलप हो जाते हैं। फिर जो सेक्योर सेकंड क्वेश्चन आता है वो भुट्टो का रिमूवल फ्रॉम द पावर है, कि व्हाई वाज ही रिमूव फ्रॉम द पावर, या ये भी होता है व्हाई वाज भुट्टो हैंग। बेसिकली उसके डाउनफॉल से रिलेटेड है। अब अगर हम डाउनफॉल की बात करें तो 1977 में भुट्टो रियलाइज कि ही इज द मोस्ट पॉपुलर, तो ही वेंट फॉर द अर्ली इलेक्शंस। अभी इसका साल रहता था, बिकॉज ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर नए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इन 1973। तो उस लिहाज से इसका टेन्योर 1978 तक था, मगर ही वेंट फॉर द अर्ली इलेक्शंस। उस इलेक्शंस में फिर इशू ये आया कि इट वाज वेल नोन Bhutto was a popular leader, he was going to win the elections, मगर दिस इज recognized fact कि उसमें रिगिंग हुई थी इलेक्शंस की। जैसे बुक में भी एक रेफरेंस है कि इवन फॉर एग्जांपल 5 o'clock तक एनीबडी कैन कास्ट अ वोट। अभी वोटिंग टाइम जो था वो खत्म ही नहीं हुआ था, तो पहले से कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में रिजल्ट, इलेक्शन का रिजल्ट
जो है अनाउंस होना शुरू हो गए। फिर कुछ जी एरियाज में इस तरह भी था कि भुट्टो पे एलिगेशन था कि भुट्टो वाज इलेक्टेड अनअपोज फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द लाड़काना। तो उसमें ये कहा जाता है कि ही डिड नॉट अलाउ his opponent to uh, file their name for their candidature as well ना, तो have a इलेक्शंस में भुट्टो का वो मुकाबला कर सकें किसी न किसी तरीके से। इधर देवर कोवर्स या उसमें अबडक्शन के भी उस पे एलिगेशंस लगे थे कि भुट्टो ने अपने अपोनेंट को अबडक्ट करवा लिया सो दैट दे कैन नॉट फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर्स टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। तो इस तरह रिगिंग के इलेक्शन में रिगिंग के जो एलिगेशन काफी सीरियस लेवल पे भुट्टो पीपल्स पार्टी पे लगे थे। मगर उसमें यही था कि जीत जाना था पीपल्स पार्टी ने। रिगिंग की वजह से उनकी सीट्स बढ़ गई, मगर उसकी वजह से फिर पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट मूवमेंट लॉन्च हो गई। भुट्टो का ऑपोजिशन जो ग्रुप था दैट वाज नोन एज द पीएनए, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, उन्होंने बड़ी मेस लेवल पे प्रोटेस्ट किए। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई, मुल्क के हालात खराब हो गए, आर्मी वाज इवन इन्वॉल्व। तो इसमें भुट्टो की ओवरऑल जो एक क्रेडिबिलिटी थी, देयर वाज अ लॉस ऑफ द क्रेडिबिलिटी। और इसी पॉइंट को फिर आर्मी ने एक मौका मिल गया आर्मी को, तो दे इंटरवीन और भुट्टो को पावर से हटा दिया। तो ये एक इमीडिएट कॉज था भुट्टो के रिमूवल का फ्रॉम द पावर, रिगिंग इन द इलेक्शन। उसके अलावा भी फिर और भी लॉन्ग टर्म रीजंस भी थे। फॉर एग्जांपल, Bhutto was known as a socialist. Na? He was considered to be very closer to uh, uh, communist ideology. तो सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म जो है डज नॉट बिलीव इन द रिलीजन, उनको एंटी रिलीजन भी समझा जाता है। तो काफी जो रिलीजियस पार्टीज थी वो भुट्टो की सोशलिस्ट पॉलिसीज के अगेंस्ट थी। तो उनमें भी एक मुखालफत वाला एलिमेंट था। साथ ही फिर एक और भी रीजन था कि जो भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की थी, जिसकी वजह से लॉट ऑफ पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर इंडस्ट्रीज, तो वो भी उनके मुखालिफ थे। जब कहते हैं कि जब पीएनए की मूवमेंट चली, तो वो जो फार्मर इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भी इनको फाइनेंस कर रहे थे। जो जी इमीडिएट कॉज था, चलो भुट्टो वाज रिमूव, सब्सिक्वेंटली ही वाज हैंग्ड ना। जो हैंगिंग का जी जो रीजन था वो कुछ और था। वो रीजन ये बताया जाता है कि भुट्टो का एक अपोनेंट था वो पहले तो अभी वो। तक मतलब वो उसकी तो मेरे ख्याल से अभी तक कोई बस कंट्रोवर्सी सी चली है, आई थिंक अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि नहीं। हाँ, उसमें इस तरह था कि भुट्टो का एक ओपोनेंट था, उसका नाम नवाब कसूरी था। तो जी ही वाज किल्ड इन बाय सम पीपल ना। तो फिर वो भुट्टो के खिलाफ एफआईआर कटी थी कि भुट्टो वाज इन्वॉल्व इन 1975। मीनवेल क्या हुआ कि भुट्टो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, तो वो एफआईआर वो सील्ड। जब भुट्टो वाज रिमूव फ्रॉम एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो पहले तो ही वाज एक लिहाज से ही वाज अरेस्टेड और बाद में ही वाज रिलीज फ्रॉम द जेल। और भुट्टो ने फिर थ्रेटन भी किया था, कहा जाता है ज़ियालत को, कि जो व्हाट द स्टेप ही हैज टेकन दैट वाज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और उस पर गद्दारी का मुकदमा चल सकता है, आर्टिकल 6 कहते हैं, और जिसपे सजाए मौत भी हो सकती है। तो इस तरह की भुट्टो की कुछ जी थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स थी। तो उसमें कहते हैं कि जिया वाज फियरफुल, और जिया को पहले जियालक ने ये अनाउंस भी किया था कि 90 डेज के अंदर मैं इलेक्शंस करवाऊंगा। और फिर जिया ने रियलाइज किया कि अगर इलेक्शंस हो जाते तो भुट्टोस पार्टी वुड विन द इलेक्शंस, और फिर अगर वो हुकूमत में आ गया तो वो जियालक को नहीं छोड़ेगा। तो कहते हैं वो फियर फैक्टर भी था। उस फियर फैक्टर की वजह से वो जो पुरानी जो केस था एफआईआर वाला वो निकलवाया गया, फिर उसमें भुट्टो की अरेस्ट हुई, और फिर वो हाई कोर्ट में मुकदमा चला। एंड ज़ियालत इन्फ्लुएंस दिस होल जुडिशियल प्रोसेस। ही इंश्योर्ड कि भुट्टो इज कन्विक्टेड इन दैट मर्डर चार्ज। और बाद में कहते हैं कि ही वाज उस मर्डर चार्ज में जब उसको पनिशमेंट मिली, तो उसमें जिया गवर्नमेंट का काफी ज्यादा रोल था, उसने जजेस को इन्फ्लुएंस किया था। और जब जो हैंगिंग वाली आ गई, टाइम पीरियड भी आ गया, तो उसमें एक क्लेमेंसी अपील की राइट होता है जो भी अक्यूज होता है। भुट्टो डिड नॉट पुट अप हिज केस फॉर क्लेमेंसी अपील। भुट्टो ने रहम की अपील नहीं की प्रेसिडेंट से, मगर उसके बिहाफ पे उसकी वाइफ जो कि नुसरत भुट्टो ने की। मीनवाइल इंटरनेशनल जो था एक ओवरऑल इस्लामिक वर्ल्ड में भुट्टो की काफी इज्जत थी।
क्योंकि भुट्टो के टाइम में 1974 में ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज इन पाकिस्तान। लेकिन तो सर उससे भुट्टो, पहले उसको नुसरत कौर बेनजीर को वो जेल में आई थिंक कर दिया था, इम्प्रिजन हाँ, थे दोनों। हाँ, इस टाइम पीरियड में बाहर थे वो, बाद में वो अंडर डिटेंशन थी जब भुट्टो पे केस चल रहा था। तो क्योंकि जी भुट्टो की जो हैंगिंग हुई है वो 1979 में हुई है। जी इस दौरान इस्लामिक वर्ल्ड से भी जिया को अपील की गई, इंटरनेशनल भी अपील की गई कि भुट्टो की सजा माफ की जाए, मगर उसके बारे में एक अखबार में कहा जाता था, रेफरिंग टू जिया कहता था कि देयर इज वन ग्रेव, देयर आर टू पर्सन्स, किसी एक ने उस कब्र में जाना है ना। अगर हाँ जी ऐसा ही है। हाँ, अगर भुट्टो नहीं गया तो डेफिनेटली जिया वुड गो देयर। तो कहते हैं कि वो एक फियर जी फैक्टर भी था, जिसकी वजह से जो जहलक जो था वो उसको माफ नहीं करना चाहता था। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं became the also reasons of the hanging of the Bhutto। इसमें रिमूवल और हैंगिंग को, जब हैंगिंग का आ जाता है तो ये हम बाद वाला जो केस है जो उसमें वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर रिमूवल में आता है तो रिमूवल में जो पहले मैंने आपको रीजन, जनरलाइज रीजन बताए, तो उससे भी जो है वो से सारा क्वेश्चन जो है वो इसका आंसर